गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीए ऑनर्स सेकेंड ईयर का पेपर 5 जिसका टाइटल है पॉलिटिकल ज्योग्राफी या राजनीतिक भूगोल। तो फ्रेंड्स, हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी का आज पहला टॉपिक जो है उसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी अर्थात राजनीतिक भूगोल की परिभाषा जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, भूगोल को सामान्यतः हम दो ब्रॉड ब्रांचेस में बांटते हैं। पहली है प्राकृतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल, नेचुरल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और फ्रेंड्स, इन्हीं दो शाखाओं के अंतर्गत समस्त भौगोलिक ज्ञान को समाहित करने का प्रयत्न किया जाता है। किंतु फ्रेंड्स, वर्तमान जो युग है उसमें वृहत यानी मैक्रो की अपेक्षा सूक्ष्म यानी कि माइक्रो को या संपूर्ण की अपेक्षा विशिष्टता को महत्व दिया जाता है, यानी स्पेसिफिक उसको महत्व दिया जाता है। अब हम मैक्रो की जगह माइक्रो पर जो है मूव करते हैं। यही कारण है फ्रेंड्स कि आज ज्योग्राफी जो है वो मात्र एक नेचुरल एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं उन्हीं के वितरण तक सीमित नहीं है, अपितु इसके अनेक क्षेत्र, अनेक गूढ़ विषय हैं, जैसे धर्म है, औषध विज्ञान है, जातीयता है, कला है, राजनीतिक है। इन सब को ये अपने में समाये हुए है। इसीलिए फ्रेंड्स, वर्तमान काल में भूखंड का प्रत्येक क्षेत्र किसी न किसी राजनीतिक इकाई से संबद्ध है और राजनीतिक इकाई या राज्य पूर्णतः भौगोलिक वातावरण पर निर्भर है। एक राज्य या राष्ट्र का जीवन अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आर्थिक साधन या शक्ति संपन्नता वहाँ के भौगोलिक वातावरण के द्वारा न केवल प्रभावित होती है अपितु नियंत्रित और निर्धारित भी होती है। इसलिए दोस्तों, राजनीतिक भूगोल का जो अध्ययन है ये यद्यपि प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, किंतु इसका क्रमिक विकास भी हुआ है, क्योंकि ग्रीक और रोमन काल में राज्यों को प्राकृतिक वातावरण से संबद्ध माना जाता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल जो है ग्रीक और रोमन काल से ही अस्तित्व में किसी न किसी रूप में था। किंतु विशेषतया विगत विश्व युद्धों के समय राजनीतिक गतिविधियों का भौगोलिक पर्यावरण में अध्ययन करने के कारण इसका अत्यधिक विकास हुआ है। इसी कारण आज राजनीतिक भूगोल के एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में विकसित शाखा हुआ है या विकास हुआ है। यह भूगोल की वृहत शाखा से संबंधित होते हुए भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। जैसा कि हम कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल जो है वो यद्यपि भौतिक पर्यावरण या भौगोलिक पर्यावरण के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की राजनीति जो है वो राजनीतिक भूगोल है वो वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है। फ्रेंड्स, आज जो भूगोल है वह सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक समस्याओं को न केवल हम समझ सकते हैं अपितु इनके निराकरण के उपाय भी निकाले जा सकते हैं। अतः भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है तथा राजनीतिक भूगोल इसकी एक प्रमुख शाखा है। फ्रेंड्स, सोशल जो साइंस है उसकी एक शाखा है वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो टेलर महोदय ने इसको इस स्लाइड के अकॉर्डिंग एक इसके जो विभिन्न ब्रांचेज है उसके बारे में दिखा रखा है, समझा रखा है। उनका स्पष्ट मत है कि राजनीतिक भूगोल मानव के एक प्रमुख पक्ष अर्थात राजनीति को भौगोलिक पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करके अध्ययन करता है। अर्थात भूगोल की जो सामाजिक विज्ञान है उसकी एक शाखा के रूप में राजनीतिक भूगोल भी है। जिस प्रकार समाजशास्त्र है, प्रजाति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान जो है उसी का रूप जो है वो राजनीतिक भूगोल है। जैसे समाजशास्त्र है उसका ज्योग्राफिकल फॉर्म है सामाजिक भूगोल,
प्रजाति विज्ञान का जोग्राफिकल फॉर्म है प्रजातीय भूगोल, अर्थशास्त्र का जोग्राफिकल फॉर्म है आर्थिक भूगोल, उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान का जो भौगोलिक पर्यावरण के साथ जो संबंध है उसका रूप है राजनीतिक भूगोल। फ्रेंड्स, अब हम इसकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, फ्रेंड्स, राजनीतिक भूगोल का भूगोल के संबंध में हम प्राचीन काल से ही अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रारंभिक विचारकों के मत में राजनीतिक भूगोल, उनके मत जो है वो राजनीतिक भूगोल पर केंद्रित ना होकर सामूहिक विचार या अभिव्यक्ति के रूप में हुआ करते थे। 1756 में कांट महोदय ने व्यक्त किया है कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक इकाइयों के संबंध एवं उनकी प्राकृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करता है। अर्थात कांट महोदय ने ये कहा कि राजनीतिक भूगोल जो है वो राजनीतिक इकाइयाँ जो हैं, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो राज्य में तहसील हो, जिला हो, उनके संबंध में उनकी प्राकृतिक पृष्ठभूमि यानी उनके जोग्राफिकल जो बैकग्राउंड है उसका अध्ययन करता है। इसके पश्चात अनेक दार्शनिकों जैसे जर्मन है, अमेरिकन्स हैं, ब्रिटिश हैं और अन्य देश के भूगोलवेत्ताएं जो हैं उन्होंने भी राजनीतिक भूगोल को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले J.G. पॉन्ट्स की परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक जोग्राफर J.G. पॉन्ट्स ने कहा है कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, उनके संसाधनों, विस्तार एवं उन कारणों से संबंधित है जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है। फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है पॉन्ट्स की ये, जिसमें वो ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक जो भूगोल है वो पॉलिटिकली जो एक्यूमुलेटेड क्षेत्र हैं, राजनीतिक दृष्टि से जो संगठित क्षेत्र हैं, उनके संसाधन, उसका विस्तार और उस किन कारणों से वो एक भौगोलिक स्वरूप में विकसित हुआ है, उनकी क्या करता है, उनके स्वरूप के विकास का अध्ययन करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो परिभाषा है ये राजनीतिक भूगोल राज्य से संबंधित होता है। राज्य के कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं जिनमें प्रमुखतया जनसंख्या पोषण एवं रक्षा है। इसके लिए राज्य को प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य के संसाधनों पर राज्य का विकास और शक्ति निर्भर करती है। जैसे हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व की जो अभी पावर बना हुआ है वो उसके प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों के ऊपर ही विश्व की आर्थिक शक्ति बना हुआ है। चाइना की हम बात करते हैं तो चाइना जो है वो भी अपने आर्थिक और मानवीय दोनों संसाधनों की वजह से ही विश्व की एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित है। अब हम फ्रेंड्स कार्लसन की दूसरी पॉलिटिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। कार्लसन महोदय का कहना है कि राजनीतिक भूगोल पृथ्वी एवं राज्य के अंतर संबंध का अध्ययन करता है, अतः यह राज्यों में भौगोलिक संबंध व्यक्त करता है। देखिए फ्रेंड्स, कार्लसन जो है वो राजनीतिक भूगोल में पृथ्वी, अर्थात यहाँ पर पृथ्वी से मतलब है भौगोलिक वातावरण के तत्व एवं राज्य से संबंध रखता है। उन्होंने राज्य की प्राकृतिक बनावट, संसाधनों, जनसंख्या आदि के राजनीतिक प्रभाव को दो दृष्टिकोण अर्थात समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस के संदर्भ में अध्ययन करने का मत व्यक्त किया है। अर्थात किसी भी राजनीतिक इकाई जो है वो टाइम और स्पेस, समय और स्थान के संदर्भ में ही विकसित होती है और वही समय और स्थान के संदर्भ में ही वो राजनीतिक इकाई शक्ति प्राप्त करती है। एक राष्ट्र जो है वो एक ताकतवर राष्ट्र बनता है। एक राजनीतिक इकाई जो एक ताकतवर राजनीतिक इकाई बनती है, अनेक देशों पर आधिपत्य स्थापित करती है, लेकिन वो समय और काल के संदर्भ में ही सही है। जैसे हम ग्रीक साम्राज्य की बात करें, रोमन साम्राज्य की बात करें, तो ग्रीक और रोमन साम्राज्य जो हैं वो यूरोप में बहुत डेवलप हुए, लेकिन वो सब टाइम और स्पेस के संदर्भ में ही सही है। एक समय था ग्रीक काल का साम्राज्य हुआ करता था, उसके पश्चात रोमन्स आए, रोमन्स ने ग्रीक्स को वहाँ से हटाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया और उसके पश्चात रोमन साम्राज्य उसका भी पतन हो गया। तो कोई भी साम्राज्य जो है, कोई भी राज्य जो है वो विकास को प्राप्त करता है और वो टाइम और स्पेस यानी कि स्थान और समय के संदर्भ में ही हम उसका अध्ययन करते हैं।
हम तीसरी प्रमुख परिभाषा रिचर्ड हार्टशॉन की है, उसके बारे में बात करेंगे। हार्टशॉन महोदय का मानना है कि राजनैतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न राजनैतिक उपक्रमों का पृथ्वी तल पर व्याप्त विविध लक्षणों से संबंधित कर अध्ययन करता है। फ्रेंड्स, मैं इसी परिभाषा को अंग्रेजी में बोलना चाहूँगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द वेरिएशंस ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इंटरेक्शंस विद वेरिएशंस इन अदर फीचर ऑफ द अर्थ। फ्रेंड्स, हार्टशॉन की इस परिभाषा की हम व्याख्या करते हैं। हार्टशॉन के अनुसार भूगोल प्रधानतः क्षेत्रीय विविधताओं का अध्ययन करता है। इसी प्रकार राजनीतिक भूगोल पृथ्वी तल पर व्याप्त प्राकृतिक, आर्थिक, मानवीय समानताओं और असमानताओं के साथ ही राजनीतिक स्वरूप में व्याप्त विविधताओं का अध्ययन करता है, क्योंकि राजनीतिक भिन्नता का कारण ही भी अंततः वातावरण की भिन्नता होती है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिचर्ड हार्टशॉन जो है वो क्षेत्रीय विविधताओं के अध्ययन पर जोर देते हैं। उनका ये मानना है कि राजनीतिक भिन्नता का कारण जो है वो भी अंततः क्या है, वातावरण की भिन्नता ही है, क्योंकि वातावरण की भिन्नता से ही राजनीतिक भिन्नता जो है वो जन्म लेती है। तो हार्टशॉन जो है उनका जो फोकस था वो क्षेत्रीय विविधताओं का अध्ययन के ऊपर रहा है। इसके पश्चात फ्रेंड्स हम अलेक्जेंडर की अलेक्जेंडर जो है उनकी परिभाषा के ऊपर गौर करते हैं। अलेक्जेंडर जो है उनका मानना है कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक प्रदेशों का पृथ्वी तल के तत्वों के रूप में अध्ययन करता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल रीजन एज फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। फ्रेंड्स, ये जो परिभाषा है इस परिभाषा का हम थोड़ा सा विवेचन करना चाहेंगे। इस परिभाषा में राजनीतिक प्रदेश अर्थात राज्य को पृथ्वी अर्थात वातावरण का तत्व स्वीकार किया गया है। अर्थात जो राजनीतिक प्रदेश है जिसे अपन राज्य भी कहते हैं, वो राज्य जो है वो पृथ्वी यानी कि वातावरण का तत्व है। और विश्व के हम देखते हैं कि अनेक भागों में राजनीतिक प्रदेश अपेक्षाकृत स्थायी हैं, जबकि दूसरी ओर अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो पृथ्वी तल के अन्य तत्वों जैसे धरातल है, जलवायु है, अधिवास प्रारूप है, यातायात है, इनके साथ राजनीतिक क्षेत्रों का सामंजस्य स्थापित कर राजनीतिक भूगोलविदता एक मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे राज्य का अधिकतम विकास संभव हो सकता है एवं उसकी अनेक समस्याओं को समझा जा सकता है। अंत में फ्रेंड्स, हम एक और प्रमुख परिभाषा जो है उसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम आज के चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और ये परिभाषा है ए.ई. मूडी की। ए.ई. मूडी जो है उनकी परिभाषा इस प्रकार है: राजनीतिक भूगोल का अध्ययन मुख्यतया वर्तमान दशाओं से संबंधित होता है, किंतु भूतकालिक घटनाओं को आज अवस्थित स्वरूप के परिवर्तन के रूप में ध्यान रखा जाता है। Studies in political geography are primarily concerned with present conditions, but in view of the past event in modifying what exists today। इस परिभाषा का फ्रेंड्स हम थोड़ा सा विवेचना करते हैं। मूडी महोदय जो है उन्होंने राजनीतिक भूगोल में ऐतिहासिक अध्ययन को महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में वर्णित किया और उनका मानना है कि वर्तमान राजनीतिक दशाओं का अध्ययन यद्यपि राजनीतिक भूगोल का ही उद्देश्य है, किंतु ये दशाएं अपना इतिहास भी रखती हैं। जब तक उन कारणों का विश्लेषण नहीं किया जाएगा, अर्थात ऐतिहासिक कारणों का विश्लेषण नहीं किया जाएगा जिनके कारण वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ है, उस समय तक राजनीतिक भूगोल का अध्ययन एकांगी रह जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसी परिभाषा को हम यदि भारत के संदर्भ में देखना चाहें तो भारतीय जो भूभाग है, जिसको हम आज भारत एक राजनीतिक इकाई के रूप में, एक पॉलिटिकल स्टेट के रूप में है, लेकिन भारत का जो पास्ट है, जो ऐतिहासिक वो है, ऐतिहासिक तथ्य हैं, हमको उनके बारे में भी विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार भारतीय प्रायद्वीप जो है वो एक हुआ करता था, उस पर किस प्रकार उसकी ऐतिहासिक विशेषताएं रही है। पहले यहाँ पर जो है वो आर्यन सिविलाइजेशंस थी, उसके बाद में जो है
यहाँ पर मुगल्स आए, मुगल्स के बाद में जो है यहाँ पर ब्रिटिश आए, ब्रिटिशर्स के बाद में भारत जो है वो पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश इन 3 अलग अलग राज्यों के अंदर विभाजित हुआ और भारत एक पॉलिटिकल इकाई के रूप में है। तो भारत की जितनी भी घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनका विवेचन किए बगैर हम भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में पढ़ेंगे तो वो एकांगी होगा, ये कहना चाहते हैं मूडी महोदय। अंत में फ्रेंड्स, एक विशार्ड नामक भूगोलवेत्ता है, माफ़ करें, विगर्ट महोदय है, उनकी परिभाषा के ऊपर और हम चर्चा करते हैं। विगर्ट ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी में राजनीतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया है, उनका मानना है कि राजनीतिक भूगोल का अध्ययन उन आंतरिक भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या करता है जो राज्य को विशिष्टता प्रदान करते हैं तथा राज्यों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द स्पेशियल इंटरैक्शंस बिटवीन पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल फेनोमेना। इस प्रकार फ्रेंड्स, ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं, यद्यपि अनेक परिभाषाएं हैं जिनमें हम कोहेन की परिभाषा को भी शामिल करते हैं, रिचर्ड मूर की परिभाषा है उसको भी हम शामिल करते हैं, प्रेस्कॉट है, जैक्सन है, माइकल पैकियस है, कोलोसोव है, बहुत सारे जो वैज्ञानिक उन्होंने भी अपनी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन हमने कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो हैं उनके ऊपर चर्चा करी हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही